हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड जो हमारी सीरीज चल रही है एस वाई बी कॉम सेम थर्ड कॉमर्स थर्ड की हमारी सीरीज चल रही है। आई होप हर एक बच्चे जो सीरीज के साथ जुड़े हैं उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहा होगा, उनको काफ़ी एडवांटेज मिल रहा होगा। क्लियर है? टॉपिक कहाँ तक पहुँचे हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग साथ में एक रिविज़न जैसा भी चल रहा है। अगर बात करूँ, देखो यहाँ पे हमारा चल रहा है पार्ट 2, चैप्टर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 1 में हमारा चल रहा है पार्ट 2 में हमने क्या क्या कवर किया। पहला तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेउल, ये आपने क्लियर किया। जैसे ऑफलाइन में होता है ना, ऑफलाइन बैच में मैं क्या करता हूँ, जब बच्चे आते हैं स्टार्ट होता है तो मैं क्या करता हूँ वहाँ पे रिवीजन 2 से 5 मिनट का रिवीजन लेता हूँ। तो सेम ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ कि जो बच्चे कंटिन्यू हमारे सीरीज़ के साथ जुड़ रहे हैं तो साथ में रिवीजन चलता रहे। और रिवीजन अगर आप करते हो, मतलब स्किप नहीं करते हो, काफ़ी बच्चे मुझे पता कि स्किप कर देते होंगे, स्किप अगर नहीं करते हो साथ में उसी टाइम आप रिवीजन कर दो तो मैंने बताया था, गारंटी दे रहा हूँ जब आपका एग्जाम आएगा तो कितनी अच्छी प्रिपरेशन आप कॉमर्स थर्ड की करोगे और कैसा पेपर जाएगा आप खुद नीचे कॉमेंट में ऐड करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में। ठीक है, देखो यहाँ पे इसीलिए रिवीजन कराया जाता है। 14 प्रिंसिपल्स में मैंने बोला एग्जाम में आपको कितने ध्यान में रखना है, 8 पॉइंट्स ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको 14 नहीं पूछा जाने वाला, 7 to 8 ही पूछते हैं। 7 to 8 में हमने जो पॉइंट्स पढ़ा था, पहला पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क, याद है डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड हमने पढ़ा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होनी चाहिए। क्लियर है ना? नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिसिप्लिन, क्या पढ़ा था? डिसिप्लिन। और क्या पढ़ा था? एक इजी पॉइंट हमारा था ऑर्डर। और क्या पढ़ा था? मैं अगर आपसे पूछूँ तो आप बोलोगे सर एक पॉइंट था हमने पढ़ा था इक्विटी। और क्या पॉइंट था? तो एक था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ध्यान रखना पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप लाइन टू लाइन ही लिखो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनिटी वाला था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था, यूनिटी ऑफ कमांड था। और क्या पॉइंट था अगर याद होगा तो? रेम्यूनरेशन। यही पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, वही वाले लिखे हैं, 2 + 2 + 2 + 2। क्लियर है? याद है आपको? यही पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा के दिया था। सेकंड हमने लिया प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना, जो बच्चे साथ में हैं उनको बता दूं कि ये जो कॉमर्स की सीरीज चल रही है उसके साथ में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐड कर रहा हूं। अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट देखा है मेरा तो वहां पे 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ से पूछे थे। पहला तो आपका जो, ध्यान रखना क्या क्वेश्चन था, ध्यान रखना, ये मॉडर्न मैनेजमेंट। क्या था? मॉडर्न मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? तो काफ़ी बच्चे गलत वहाँ पे टिक किए हैं, काफ़ी बच्चे गलत टिक किए हैं। तो किसे कहा जाता है? हेनरी फेउल को कहा जाता है। और मैंने पूछा था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो कुछ बच्चे वहाँ पे लिख दिए हेनरी फेउल को लिखे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जो बच्चे पढ़े थे, समझदार थे, उन्होंने बोला था भाई FW टेलर। क्लियर है? और मैंने प्रिंसिपल से भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछा है जो कि आपके एग्जाम में आता भी है, इसलिए मैं कम्युनिटी पोस्ट पे ऑब्जेक्टिव सभी से लिखते जा रहा हूँ कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एटलीस्ट आंसर दे दे या फिर वहाँ से प्रिपरेशन थोड़ी बहुत चालू कर दे। लास्ट में तो मैं करा के देने वाला हूँ। प्रिंसिपल्स कैसे याद करा के दिए गए थे अगर आपको याद होगा? H2 M2 CD। H2 मीन्स क्या था हमारा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।
पहला था। सेकेंड एस मीन्स क्या था हमारा, साइंटिफिक सिलेक्शन, याद है कि नहीं पॉइंट, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कुछ परसेंट बच्चों को याद नहीं हुआ। M2 मीन्स क्या सिखाया था मैंने, एक तो था मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है, और क्या था, एक तो था मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सी मीन्स क्या था, कॉपरेशन, किसके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, बिटवीन, कॉपरेशन किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। डी मीन्स क्या था, एग्जाम्पल सबसे अच्छा दिया गया था इसमें, मैंने दिया था डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप रिवीजन हो गया आपका। चलिए बात करेंगे, आज बात करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या क्या टेक्निक्स हैं, अभी तक हमने प्रिंसिपल्स पढ़ा था, अब आज टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। टेक्निक्स में ध्यान रखना है, ये जो इंट्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट था ये तो हमारा सेम चलेगा कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट की कहानी किसने दिया है, अभी जस्ट बता दिया, अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है तो आपको हाईलाइट कर लेना है। देखो यहाँ पे लिखा है किसने दिया है, F.W. टेलर, इसीलिए हु इज रिगार्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। या फिर आगे चल के कॉमर्स की कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी आप जब करोगे, कंपटीशन लेवल की कोई भी तैयारी जब आप करते हो तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे मैनेजमेंट से पूछा जाता है, क्योंकि इनका जो था भाई कंप्लीट एक्सपेरिमेंट पे था। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट को साइंटिफिक वे से आप लेके जा सकते हो। क्लियर है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो सीधा आते हैं यहाँ पे। उनका बस यही कहना था कि कोई भी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा वे यूज़ करते हो, साइंटिफिक वे यूज़ कर सकते हो। अब इन्होंने कुछ टेक्निक्स दिया था, क्या क्या टेक्निक्स है हमारी, उनकी बातें कर लेते हैं। टेक्निक्स में पहला था, पहले पॉइंट देख लेते हैं, वर्क स्टडी, स्टैंडर्ड ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब यहाँ पे सर बच्चे बोलेंगे सर आपने कोडवर्ड तो कुछ लिखा नहीं है, कोडवर्ड आप खुद से बना सकते हो। एक देखो, एक तो याद हो जाएगा S3 में होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट वाला हो जाएगा, या फिर S4 आप कर लो इसको, सबसे अच्छा क्या कर लो, S4 कर लो। सर S4 कैसे हो गया आपने बताया, देखो यहाँ पे पहला तो पॉइंट आप याद रखना है, स्टडी, किसके स्टडी, वर्क की स्टडी आपको करना है। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूल्स एंड इक्विपमेंट हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया साइंटिफिक टास्क सेटिंग हो गया, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग हो गया। लास्ट में दो बचे DF या फिर FD, कुछ भी बोल दो, चाहे DF या फिर FD। FD इजी होता है, FD आपने सुना होगा फिक्स डिपॉजिट, तो F मीन्स होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फॉरमैनशिप बोला जाता है, या फिर डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान होता है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपल सी कहानी, प्रैक्टिकल लेकिन इन्होंने दिया था, ध्यान रखना। आगे चल के कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकी कहानी पढ़ोगे, कुछ पूरा तो नहीं पढ़ोगे लेकिन कुछ तो पढ़ोगे। वर्क स्टडी, नाम बता रहे भाई, वर्क स्टडी मतलब काम की स्टडी आपको करना है, काम की स्टडी आपको करना है। बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय मैनेजमेंट। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड critical assessment of the various activities. Work study is based on the techniques such as the time, motion, method study and fatigue study. चार इन्होंने पार्ट में डिवाइड किया है। जो वर्क स्टडी है कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 4 टाइप में डिवाइड हुआ, मतलब इसके अंदर फिर से 4 पॉइंट आ रहे हैं, ध्यान रखना। इसीलिए वर्क स्टडी के अंदर ABCD 4 पॉइंट लिखा गया। अब देखो नाम बता रहे हैं, इसमें बच्चे बोलेंगे सर आपने सिर्फ रीड किया, कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तो यहाँ समझो ना, इसी की कहानी पूरा मैंने वो बोलना चाहते हैं। पहला तो बोले कि आप टाइम की स्टडी करो, किसके स्टडी करो, टाइम का। अब ध्यान रखो, फिर से मैं प्रैक्टिकल की बात करूँगा आपके जो रियल लाइफ में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका प्रैक्टिकल अच्छा होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका थ्योरेटिकल अच्छा होगा, और बहुत ऐसे भी है जिनको दोनों अच्छा है, मतलब दोनों अच्छा है। एक भाई उनको प्रैक्टिकल दे दो तो भी अच्छा कर लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट दे दो तो भी अच्छा ले लेते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरा प्रैक्टिकल सबसे अच्छा है,
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कंपेयर टू थेरेटिकल सब्जेक्ट से, क्योंकि थेरेटिकल में मैं बहुत कम पढ़ाई किया हूँ, बहुत कम पढ़ता था, अपने ओन वर्डिंग में ज़्यादा लिख के आता था, बट प्रैक्टिकल में स्कोर हमारा ज़्यादा होता है, तो प्रैक्टिकल मेरा बेटर है। तो ध्यान रखो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स में आप अगर ध्यान रखो 4 टॉपिक होते हैं हमारे, एक एवरेज ले रहा हूँ, ध्यान रखना 4 टॉपिक होते हैं हमारे। कितने टॉपिक होते हैं? 4 या 5 होते हैं, यही आप देखोगे एफए में या फिर एमए में या फिर आगे जो भी आने वाली है या फिर वगैरह की सीरीज आपकी। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो टॉपर बच्चा होगा ना वो पहले से, जैसे हम लोग को पहले से एक आइडिया हो जाता था भाई अगर 4 चैप्टर है तो मैं एक चैप्टर कितने दिन में कवर कर ले जाऊंगा। तो वहाँ पे देखो यहाँ पे डिग्री में एक ऐसा होता था कि एक डे हम लोग डिसाइड करते थे कि अगर हम लोग इतना टाइम देंगे तो एक चैप्टर मेरा बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, उसकी तैयारी मेरी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल लो भाई 7 डेज लेते हैं, अब ये अपना नहीं लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ भाई कि 7 डेज में होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछूँ भाई सबका 7 डेज में हो जाएगा? हो सकता है मेरे से काफ़ी बेटर स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते थे, मतलब फ्रेंड सर्कल में थे, उनका 3 दिन में पढ़ के हो जाता था। काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे भाई जिनको 10-10 दिन 15-15 दिन भी लगता था। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो टाइम लगा वही सब बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मतलब हो सकता है किसी का 4 दिन में तैयारी हो जाए, हो सकता है किसी की 10 दिन में हो जाए, हो सकता है 12 दिन में हो जाए। तो वहाँ पे क्या किया जाता है ना कि एक एवरेज सेट किया जाता है कि मतलब एवरेज जैसे यहाँ पे सेट किया गया कि भाई 7 दिन में पढ़ के हो जाना चाहिए। नहीं समझा? चलो थेरेटिकल जैसे मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन आपको करने में कितना दिन लगेगा? तो एक बच्चा बोला सर मुझे 1 दिन लगेगा, कुछ बोले 2 दिन, कुछ बोले 3 दिन, बेसिकली यही बोले। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कुछ परसेंट, उनको मैं इग्नोर करता हूँ, जो जिनको कितना भी दिन दे दो उनकी तैयारी नहीं होती, तो उनको इग्नोर करो। मतलब 3 टाइप के बच्चे मिले, उन्होंने बोला 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो मैंने बोला चलो एवरेज करूँगा भाई, मैं किसी एक के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, मैं 2 दिन वालों का टाइम दे रहा हूँ भाई। 1 दिन वाले आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिला, 3 दिन वाले आपको 1 दिन कम टाइम मिला। मैंने क्या किया, एक एवरेज निकाल दिया। मुझे पता है कि 2 दिन में इसकी तैयारी हो जानी चाहिए, यही होता है ना। तो यही तो काम, यही तो मैं एक टाइम का स्टडी किया कि भाई एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए, एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, एक कोई काम करने के लिए आपको 2 दिन टाइम लग रहा है। 2 दिन से स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई ये स्टैंडर्ड टाइम है, इतना लगना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम। अब इससे ज़्यादा जिसको टाइम लग रहा है तो मैं बोलूँगा ये टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब ये बराबर पढ़ाई नहीं कर रहा है, बोलूँगा कि नहीं? तो सेम कंपनी में होता है भाई, अगर किसी को 2 दिन बनाने के लिए लग रहा है, अब कोई वर्कर टाइम पास कर रहा है, सैलरी उसको पता है भाई पगार उतनी ही मिलने वाली, तो मैं क्यों मेहनत करूं? तो यहाँ पे यही इनका टेलर का कहना था भाई कि आप लोग अगर ऐसे रखोगे तो जो हमारे इफिशिएंट वर्कर होंगे जो 1 दिन में पढ़ के ले रहे हैं उनको तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई वर्कर ऐसा जो 1 दिन में बना रहा है और कोई वर्कर ऐसा 3 दिन में बना रहे हैं, तो पगार तो दोनों का अगर सेम दोगे, वेजेस सेम दोगे, तो 1 दिन में जो बनाता है उसको कुछ बेनिफिट मिला नहीं। तो टेलर इसीलिए लेके आए भाई अब जो जल्दी बना लेगा उसको सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दो। अब वहाँ पे जो इफिशिएंट वर्कर नहीं थे, मतलब जो 3 दिन में काम करते थे, अब सोचेंगे अब तो हमारे लिए लॉस है भाई, अब हमारा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब इन्होंने एक कंडीशन रखा है भाई कि ये जो जल्दी बनाएगा उसको अच्छा पेमेंट मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट। तो मैं भी क्या करूंगा, एक्स्ट्रा बनाऊंगा। ये क्यों किया गया समझे कि नहीं? जो इफिशिएंट वर्कर नहीं थे वो भी थोड़े से मोटिवेट हो जाए, इसीलिए इन्होंने लाया टाइम स्टडी, जिसमें इन्होंने क्या किया था, इट इज ए टेक्निक विच इनेबल द मैनेजर्स टू असर्टेन स्टैंडर्ड टाइम। एक स्टैंडर्ड टाइम रखा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब, एक स्पेसिफिक जॉब कंप्लीट करने के लिए। एवरी जॉब और एवरी पार्ट ऑफ इट इज स्टडी इन डिटेल में स्टडी किया था। दिस टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एन एवरेज वर्कर। ध्यान रखना ये एवरेज निकाला जाता है, मैंने बताया ना 3 टाइप के जैसे हो सकते हैं, तो कंपनी में भी 2 से 3 टाइप के होते हैं। एक होते कुछ ज़्यादा एक्सीलेंट वर्कर होते हैं जो भाई बहुत स्पीड में काम करते हैं, दूसरे एवरेज में हमारे आते हैं, थर्ड हमारे लोअर में कामचोर वाले जो आते हैं। तो उसका बोला गया कि ऐसा नहीं है, आपको एवरेज करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान रखना मैंने यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 नहीं रखने, 3 रखना है, 3 से 4 कोई। टेलर्स मेंटेन दैट द फेयर डेज वर्क्स। अब मैंने बताया था ना कि आपको कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी इनका वेजेस होगा वो इंक्रीमेंट होगा किसका, जो काम अच्छा करेगा, जो अच्छा काम करेगा उनके लिए होता है। क्लियर है? अब इसको आप रीड कर लेना, ज़्यादा मैं इसमें बता नहीं रहा हूँ कुछ, आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलो बात करेंगे इसमें सिंपल सा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब होता है, सिंपल से मैं बात करूं कि भाई बॉडी का क्या मूवमेंट आपका होता है। अब कुछ वर्कर होते हैं थोड़े से काम करने के बाद आराम करते हैं, आराम करते कि नहीं भाई, थोड़े से बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं, टाइम पास करते हैं। तो इसी को बोला जाता है भाई आपने काम करते वक्त कितने प्रोडक्ट पे काम किया, मतलब कितना टाइम आप प्रोडक्ट पे कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, काम कर रहे थे, और कितना टाइम आप बैठ के मतलब काम ना करके कुछ और वर्क कर रहे थे। इसकी स्टडी भी करना जरूरी होता है। तो यही वहाँ पे किया गया इन दिस स्टडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी।
बॉडी की क्या मूवमेंट है, एंड लिम्स रिक्वायर टू परफॉर्म ए जॉब एंड क्लोजली ऑब्जर्व, इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया गया था। इन द अदर वर्ड क्या बोलना चाहते हैं, इट रिफर्स द स्टडी ऑफ द मूवमेंट एंड ऑपरेशन ऑन मशीन इन ए पर्टिकुलर टास्क। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं लिखा, बहुत सिंपल से बता दिया भाई कि क्या काम है। और यहाँ भी कुछ पॉइंट्स लिखे गए, पढ़ लेना इसको। इसमें ये ध्यान मतलब इनका था ऑब्जेक्टिव ये था कि वर्कर प्रोडक्टिविटी पे, इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव पे कितना काम कर रहा है और कितना वो वेस्टफुल मोशन कर रहा है। मतलब मैंने बताया वेस्टफुल मोशन का मतलब होता है कि पढ़ाई की बात कम कर रहे हैं, अदर चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको कोई लेक्चर्स दूँ तो सीधा टॉपिक पे आऊँ कि भाई अदर पहले कुछ डिटेल आपको बताते रहूँ, तो जितना एक्स्ट्रा कुछ और डिटेल बता रहा हूँ या फिर जो आपकी काम की चीज़ें नहीं होती, आपके लिए वेस्ट टाइम जा रहा है ना। ये तो मैं सिर्फ अपना व्यूज़ बढ़ा रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना, तो सेम कंपनी बोलती है भाई हमारे सीधा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो भाई, प्रोडक्टिविटी हमको चाहिए। नेक्स्ट आपका है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल आप करना, और ये पढ़ना सबसे इजी हो जाएगा। मैंने आपको दिया था आपके अकाउंटिंग के पास कितने सर हैं, अकाउंटिंग का मेथड फॉलो करने के लिए आपके पास 3 सर हैं। एक जैसा मैंने बताया मेरा मेथड था, मैंने पहले प्रैक्टिकल कराऊंगा, फिर शॉर्ट नोट्स कराऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा। एक हो सकता है कोई सर होंगे जो शॉर्ट नोट्स पहले कराएंगे, प्रैक्टिकल बाद में कराएंगे, ऑब्जेक्टिव्स बाद में कराएंगे। एक कोई सर ऐसा हो सकता है शॉर्ट नोट्स कराएंगे, ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे एंड प्रैक्टिकल कराएंगे। अब देखो तीनों मेथड में कंप्लीट चैप्टर आपका कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तीनों मेथड से कैसे भी आप जाओगे कंप्लीट 100% आपका चैप्टर कवर हो रहा है। तो बच्चा वर्कर डिसाइड करेगा, मतलब आप डिसाइड करोगे आपको कौन सा मेथड सबसे बेस्ट लग रहा है। भाई ऑब्जेक्टिव है भाई 100% यहाँ भी सिलेबस होगा, 100% यहाँ भी होगा, 100% यहाँ भी होगा। तो आप डिसाइड करो कि कौन सा बेस्ट मेथड है जहाँ पे मैं भाई एकदम इजी तरीके से कम मेहनत में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, मतलब 100% टॉपिक कवर कर सकता हूँ। तो सेम यहाँ पे वही था भाई, आप मेथड देखो, जब आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, 2 से 3 ऑप्शन हैं, तो आप जहाँ पे देखो भाई मेरा वेस्टेज टाइम का कम हो, इफिशिएंट वर्क हो, वहाँ पे जाओगे। तो सेम यहाँ पे वही कहना था, देयर इज ऑलवेज वेरियस मेथड, बहुत सारे मेथड हैं कंप्लीटिंग द टास्क, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। दिस स्टडी इज डन टू नो द बेस्ट मेथड। तो इसका काम क्या था, सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है वो आप ढूंढो, और इससे क्या होगा, इससे ये होगा रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम, इससे टाइम आपका वेस्टेज होगा कम होगा, या फिर रॉ मटेरियल, एंड इम्प्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस एज पर द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है कि नहीं? आपका जो आपके पास रिसोर्सेस है उसको आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। क्लियर? इट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मेथड्स फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉर्टेज। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका डी, फटीग स्टडी में क्या बोलते हैं, इसमें ये होता है, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ आप समझा करो। मैंने बोला चलो बच्चे आपको मैं दे रहा हूँ भाई ये आपका जैसे एग्जांपल ही सिखा देता हूँ। मैंने बोला चलो आप पढ़ो पार्ट 2 मतलब चैप्टर 1 का पार्ट 2 जो ये चल रहा है, इसमें कितने क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला ये 5 क्वेश्चन है। चलो इसको पढ़ना चालू करो, आज आपको ये 5 क्वेश्चन पढ़ना है। तो आपने क्या किया कि एक क्वेश्चन लगभग 1 घंटे की प्रैक्टिस किया, फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया। करते हैं ना हम लोग, ऐसा करते हैं एग्जाम टाइम पे, तो यही होता है कि 1 घंटे 2 घंटे का प्रैक्टिकल किया या फिर जो भी सब्जेक्ट आपने लिया, तो बीच में 10-5 मिनट का ब्रेक लेते। क्यों ब्रेक लेते हैं? ताकि जब अगले क्वेश्चन पे आए, अगले चैप्टर्स पे आए, अगले प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे आए, अगले क्वेश्चन को याद करने के लिए आए, तो थोड़ा सा फ्रेश फील करें। होता है कि नहीं होता? तो कंपनी भी यही करती है भाई, बीच में अपने वर्कर्स लेबर्स को थोड़ा सा ब्रेक देती है, ताकि जब न्यू वर्क पे आए तो थोड़ा सा फ्रेश फील करें। और भी डिटेल से इसमें चलिए देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। इट रिफर्स टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट ए टास्क। बराबर है कि नहीं? ये पर्टिकुलर जॉब करने के लिए आपका कितना ड्यूरेशन लग रहा है और आपने बीच में कितना रेस्ट इंटरवल लिया है, उसकी बातें हो रही है। नेक्स्ट बोला रेस्ट रिफ्रेशेस द वर्कर्स। कॉमन सी बात है, रेस्ट आपको जब मिलता है तो आप रिफ्रेश फील करते हो। दे वर्क अगेन विद देयर फुल कैपेसिटी। होता है कि नहीं? जैसे मैंने आपका एक लेक्चर शूट किया, सेकंड में ना ब्रेक लेता हूँ और जाके चाय या कॉफ़ी पी के आता हूँ। क्लियर है कि नहीं? तो क्या होता है, जब न्यू लेक्चर लेके आते हो तो जोश थोड़ा सा रहता है। अब अगर मैं कंटिन्यू लेक्चर्स लूँ तो एनर्जी जो इतने, देखो काफ़ी जो हमारे सर हैं बोलते हैं आपकी आवाज़ बहुत कड़क है, मतलब चिल्लाते हो बहुत हो आप, तो ये एनर्जी फिर आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं कंटिन्यू लेक्चर शूट करूँ, होगा क्या, एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक होता है भाई, टी ब्रेक होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ताकि न्यू जो लेक्चर है ना, पूरा जोश होना चाहिए लेक्चर्स में। तो सेम पढ़ते टाइम भी आप यही किया करो भाई, कंटिन्यू मेरे लेक्चर्स ना देखा करो, बोर हो जाओगे। तो आप क्या करो, बीच में थोड़ा ब्रेक,
क्योंकि जब रिटर्न आओगे फिर से काम पे तो फुल एकदम कैपेसिटी के साथ हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी टू मेंटेन द इफिशियंसी लेवल ऑफ द वर्कर। ये क्यों किया जाता है? ताकि आपका इफिशियंसी लेवल हाई रहे। अब आप कंटिन्यू एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। प्रैक्टिकल फिर बीच में सब्जेक्ट चेंज कर दो, मतलब थ्योरेटिकल ऐड कर दो। क्लियर है कि नहीं? आगे का डिटेल्स पढ़ लेना। हर पॉइंट्स के अंदर मैंने वो जैसे सजेशन दिया 2 से 3 ही पढ़ना है। क्लियर? चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूल्स एंड इक्विपमेंट। इसका मतलब होता है कि जो वर्कर से आप काम तो चाहते हो भाई हमारे वर्कर्स अच्छा काम करके दे, लेकिन जो उनको आपने टूल्स एंड इक्विपमेंट दिया वो लोअर लेवल का दिया, मतलब अच्छा दिया ही नहीं। जब परफॉर्मेंस की आप उम्मीद रखते हो तो इसका मतलब होता है जो टूल्स एंड इक्विपमेंट है उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड वाले टूल्स एंड इक्विपमेंट दोगे तभी तो काम बनेगा। और उसके साथ में और भी कुछ चीज़ें का ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीज़ें आगे भी बात करते हैं। विद द रिजल्ट ऑफ experiment conducted at workplace, tailors advocated standardization of the tools and equipment। टेलर्स का ये कहना था हमारे वर्कर्स को, एम्प्लॉय को स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड कराओ। इससे क्या बेनिफिट होगा? इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वर्क। इससे आपके वर्क में क्वालिटी दिखेगा। एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे आपका वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम दिखेगा एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपको क्या दिखने वाला है? कम दिखने वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, वर्किंग कंडीशन मस्ट बी स्टैंडर्डाइजेशन टू इम्प्रूव द मोरल ऑफ द वर्कर। मतलब अगर जब आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो भाई हमारे वर्कर अच्छा परफॉर्म करके देंगे, तो जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं ना वो भी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। अब मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि एक दिन में 5 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लोगे, और मैंने आपको कहीं भी रख दिया भाई ऐसे माहौल में रखूँगा जहाँ पे थोड़ी शांति हो। क्लियर है कि नहीं? बुक्स वगैरह प्रॉपर आपको बैठने का, पढ़ने का, लाइट की व्यवस्था हो, पंखे की व्यवस्था हो, तभी तो अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तभी तो अच्छा पढ़ पाओगे। तो सेम कंपनी बोलती है कि भाई वर्कर को कहीं भी नहीं रखो। टारगेट आप सोच रहे हो भाई अच्छा काम करके दें, और उनको जो आप मतलब वर्किंग कंडीशन दे रहे हो एकदम ख़राब लेवल की, तो नहीं काम कर पाएंगे। तो इसके लिए उनको गुड वर्किंग कंडीशन होना ज़रूरी है। टूल्स एंड इक्विपमेंट कौन से होने चाहिए? शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन। और इससे क्या होगा भाई? अचीव मैक्सिमम आउटपुट होने वाला है। क्लियर है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें बहुत सिंपल सी बात बोला है कि भाई डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम रखो। क्यों रखो? ध्यान से देखो। एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री जिसमें 3 से 4 टाइप वाले लेबर हमारे भरे हैं, और भी कर दो। कुछ लेबर ऐसे हैं जो 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, कुछ वर्कर हैं 100 यूनिट बनाते हैं, कुछ वर्कर हैं 120 बनाते हैं, कुछ 70 बनाते हैं, कुछ और होगा भाई जो 90 बनाते हैं, कुछ और होगा जो 130 भी बनाते हैं। तो कंपनी क्या बोलेगी भाई कि ऐसे में ये हमारे इफ़िशिएंट वर्कर है, 130 वाले इफ़िशिएंट वर्कर हैं, 120 वाले इफ़िशिएंट वर्कर हैं, ये 100 वाले भी ठीक है एवरेज हैं। अब ये इफ़िशिएंट वर्कर नहीं है ये जो कम बना रहे हैं, बराबर है कि नहीं है? ये जो इफिशिएंट वर्कर नहीं है, तो ये बोला भाई डिफरेंट पीस रेट सिस्टम रख दो। मतलब आप पीस के बेस पे उनको वेजेस प्रोवाइड करो। अब जब पीस के हिसाब से आप पेमेंट करोगे ना, तो ये जो 70 वाले वर्कर्स हैं अब ये खुद सोचेंगे भाई जितना पीस मैं बनाऊंगा उतना मेरे को सैलरी मिलेगा, उतना मेरे को वेजेस मिलेगा। क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट आपको बोला है। टेलर ने सजेस्ट किया था द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, दिस टेक्निक्स ऑफ द वेज पेमेंट बेस्ड ऑन द इफिशियंसी ऑफ द वर्कर। किसके ऊपर डिपेंड होगी? इफिशियंसी ऑफ द वर्कर के ऊपर डिपेंड होगी। वर्कर जितना काम करेंगे उतना उनको वेजेस मिलेगा। इफिशिएंट वर्कर को क्या मिलेगा? इज पेड मोर वेजेस। जो 130 यूनिट्स बनाएगा, अब मान के चलो 1 पर यूनिट था तो इनको कितना पैसा मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा? 130 मिलेगा। अब जो 70 यूनिट्स बनाएंगे इनको 70 मिलेगा। मतलब क्या है? जो इफिशिएंट वर्कर हैं उनको सैलरी नहीं, उनको वेजेस ज़्यादा मिलने वाला है मोर देन इन इफिशिएंट वर्कर्स। इन इफिशिएंट जो वर्कर हैं उनसे तो सैलरी ज़्यादा वेजेस ज़्यादा मिलने वाला है। ऑन दी अदर हैंड क्या होने वाले भाई? दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं लेस देन स्टैंडर्ड नंबर ऑफ पीसेस आर पेड वेजेस एट लोअर रेट देन प्रिवेलिंग रेट। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, इसका मतलब समझ लो, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर कुछ ज़्यादा शॉर्ट्स में निपटा के चले गए। कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, ध्यान रखना, कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि भाई 100 यूनिट बनाना है। एक स्टैंडर्ड सेट किया, एक दिन आओ 100 यूनिट बनाना ही बनाना है। अगर 100 यूनिट आपने बनाया या फिर 100 से आपने ज़्यादा बनाया, तो ध्यान से सुनना, अगर 100 यूनिट आपने बनाया तो पर यूनिट का मैं दूंगा कितना? 10 रुपया।
ध्यान रखना, 100 यूनिट तक बनाए तो 10 रुपया मिलेगा, अगर 100 से कम बनाओगे तो 8 रुपये के हिसाब से मिलेगा। अब ध्यान से देखो भाई, 2 रुपया पर यूनिट यही कंपनी ने कट कर दिया, और एक ऑप्शन भी दिया कि भाई अगर 100 यूनिट से आप ज़्यादा बना रहे हो ना, तो 100 यूनिट के ऊपर जितना ज़्यादा बनाओगे उसमें मैं 12 रुपया पर यूनिट एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे जो इफिशिएंट वर्कर होंगे वो देखो, वो सोचेंगे चलो मुझे कम से कम 130 यूनिट्स बनाता था, 120 बना रहा हूँ भाई, 20 यूनिट्स पे पर यूनिट पे 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 था, यहाँ कितना हो गया 12 हुआ, तो कितना हो गया 2 रुपये एक्स्ट्रा। मतलब ये बोलेंगे भाई मुझे इंसेंटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे? इंसेंटिव। और ये वर्कर अब सोचेंगे कम से कम 70 से 100 तक तो पहुंचूं तभी तो मुझे 10 रुपीज़ मिलेगा, नहीं तो मेरी सैलरी कम मिलेगी। वही ये बोलना चाहता है, कंपनी बोल रही है कि भाई स्टैंडर्ड नंबर जो हमने पीस का सेट किया था 100 पीस अगर आप बनाओगे तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको लोअर रेट पे मिलेगा, जैसा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया 8 रुपये के हिसाब से। नेक्स्ट ईयर ये कॉन्सेप्ट आप कॉस्ट अकाउंटिंग में देखोगे। अब आगे ये पढ़ लेना, देखना क्या लिखा गया है। दिस सिस्टम इज ए सोर्सेस ऑफ इंसेंटिव ऑफ द वर्कर। इससे क्या होता है, वर्कर को लगता है, जो मैंने बताया इंसेंटिव, उनको लगता है मुझे इंसेंटिव मिल रहा है। भाई किस लिए मिल रहा है? इंप्रूविंग द इफिशिएंसी इन ऑर्डर टू गेट मोर वेजेस। और जो हमारे इनएफिशिएंट वर्कर होंगे वो भाई इनकरेज होंगे कि भाई 100 यूनिट तो पहुंचूं पहले, नहीं तो रेट कम मिलेगा ना। टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड अचीव देयर स्टैंडर्ड, वो पहले सोचेंगे पहले स्टैंडर्ड तक तो पहुंच जाओ। जो 30 यूनिट्स का कंपनी का प्रोडक्शन कम हो रहा था वो पहले सोचेंगे पहले मिस करूं। इससे क्या होगा, ध्यान रखना, इससे प्रोडक्शन लेवल हाई होगा, मिनिमाइजेशन कॉस्ट होगा एंड मैक्सिमाइजेशन हमारा प्रॉफिट होगा। क्लियर? बिल्कुल सर। चलिए एक और पॉइंट पे आते हैं, फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात करते हैं। इसमें ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी बात बोला गया, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें हमारे 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, पहला पार्ट सेकेंड पार्ट, जो कि आपको यहाँ दिखेगा। एक हमारा प्लानिंग लेवल है, एक हमारा प्रोडक्शन लेवल है। दोनों के अंदर हमारे 4 पार्ट में डिवाइड किए गए थे, मतलब 8 फोरमैन डिवाइड किए गए थे, 4 एट द प्लानिंग लेवल एंड 4 एट द प्रोडक्शन लेवल। अब ये फोरमैन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, डिटेल्स क्या होता है, ध्यान से देखो। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या किया था, फंक्शनल फॉर्मेनशिप का, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए। इनका मतलब क्या था, ध्यान रखना यहाँ पे, इनका ये मतलब था, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड मेक्स द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये करेंगे कि भाई बहुत एक्सपर्ट बंदों को लाएंगे, मतलब जो एक टास्क है, जो एक काम है, उसको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट में उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग को लेके आएंगे। मतलब सर नहीं समझ रहा है, बच्चे परेशान नहीं समझ रहे हैं। मैंने बोला चलो आपके सब्जेक्ट से मैं समझा देता हूँ ना भाई, इको, लॉ या फिर मैनेजमेंट, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल एग्जांपल, कॉमर्स, अकाउंट्स एक ही होता है इसलिए मैंने साथ में लिखा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सब अलग लिख रहे हो, ये एक साथ लिख रहे हो सर। फाउंडेशन कोर्स, और एक कोई तो सब्जेक्ट आपका बच रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका बच रहा है, एक कौन सा सब्जेक्ट आपका रुकेगा, चलिए ये अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, याद रख लेना आप कौन सा सब्जेक्ट आपका बच रहा है। या फिर एमए हो गया, कॉमर्स थर्ड हो गया, इको हो गया, बिजनेस लॉ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, समझते कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाहते हो। अब यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने क्या किया, अभी तक ध्यान से रखो, प्रीवियस ईयर भी एफएम में मैंने करा के दिया, इकोनॉमिक्स मैंने करा के दिया, बिजनेस लॉ मैं पढ़ाता नहीं हूँ, कॉमर्स मैंने करा के दिया, बट मैंने क्या किया, इस पर ध्यान रखना, इससे स्पेशलाइजेशन आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं हर एक फील्ड में, कोई भी एक पर्सन हर एक सब्जेक्ट में मास्टर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या किया भाई, काम को डिवाइड कर दिया। अभी इकोनॉमिक्स किसको दिया, ध्यान रखना, जिसने मास्टर डिग्री अपनी इकोनॉमिक्स से किया है, तो कॉमन सी बात है मेरे से काफ़ी बेटर इको पढ़ाएगा, क्योंकि उनकी कंप्लीट पढ़ाई इकोनॉमिक्स को लेके हुई है। पढ़ाएंगे कि नहीं? बिल्कुल सर। बिजनेस लॉ जो सब्जेक्ट है वो मैंने किसी सीएस वाले को दे दिया, या फिर सीए वाले को दे दिया, या फिर सीएमए वाले को दे दिया, या फिर एमबीए वाले को दे दिया। तो मेरे से बेटर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्योंकि इनको बिजनेस लॉ की नॉलेज ज़्यादा होती है। अकाउंट्स कौन पढ़ा सकता है? अकाउंट्स तो हम ही पढ़ा सकते हैं, मतलब जिसने बैफ से अपना कंप्लीट किया हो, या फिर मास्टर अपना अकाउंट से किया हो, या फिर कोई सीए भी अच्छा पढ़ा सकता है, या सीएम में पढ़ा सकता है। क्लियर है कि नहीं? एंड कॉमर्स कौन अच्छा पढ़ाएगा? जिसने एमबीए या फिर मास्टर डिग्री अपनी किससे किया हो, किससे किया हो,
कॉमर्स सेक्शन से किया हो तो कॉमर्स मेरे से काफ़ी बेटर पढ़ाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट को जो 7 सब्जेक्ट हैं उसको डिवाइड कर दिया मैंने, 7 पार्ट में डिवाइड किया और हर एक पार्ट में एक जो एक्सपर्ट टीचर है उसको मैंने हायर कर लिया। तो इससे बताओ क्या बेनिफिट मिलेगा सर? कॉमन सी बात है, अब हमको समझ गए भाई अगर हर एक फील्ड के एक्सपर्ट आएंगे तो अपना 100% एफर्ट देंगे, तो भाई अपनी एक क्वालिटी देंगे, एक स्टैंडर्ड रखेंगे, होगा कि नहीं होगा? तो यही सेम टेलर का कहना था, यही सेम टेलर का यही कहना था। क्या कहना था? पढ़ते हैं ध्यान से देखो। इन दिस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स। बोला गया काम को देखो डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने बोला मैंने सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया। इसमें आपके 2 पार्ट दिए गए हैं, नोट्स से आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको नाम लिखना है, क्लियर है? नाम लिखना और इस तरीके से मेंशन कर देना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये सेम पॉइंट आप कॉपी कर सकते हो अगर आपको याद होगा। ये लिया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, पॉइंट नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वही सेम पॉइंट आपका यहाँ पे कॉपी किया गया। पहले तो जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए टेस्ट एंड इंटरव्यू बेस पे होना चाहिए, मतलब साइंटिफिक वे में होना चाहिए। जब आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग में ये भी ध्यान रखना है भाई कि आपको उनके सिर्फ स्किल्स पे ही डेवलप करने का काम नहीं करना है, साथ में उनके एटीट्यूड लेवल या फिर सोशल बिहेवियर पे भी ध्यान रखना है। और डेवलपमेंट आपको देखना है पहले से कितना डेवलपमेंट हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट कॉपी हुआ, पूरा सेम मैंने कॉपी किया है भाई। राइट पर्सन टू द राइट प्लेस फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, प्रोसीजर्स क्या होना चाहिए, साइंटिफिक वे में होना चाहिए। ट्रेनिंग मस्ट बी डन इन द साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। इसका मतलब है राइट मेथड होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए, एट द राइट प्लेस। और ट्रेनिंग का ये मतलब नहीं है सिर्फ आपका नॉलेज बढ़े, स्किल्स बढ़े, इसके साथ में डेवलपमेंट होना चाहिए एटीट्यूड एंड सोशल बिहेवियर, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और इसके साथ में और बताया भाई चार्ट का यूज़ आप करो, स्लाइड्स का यूज़ करो, अदर विजुअल नीड्स की ज़रूरत है जिससे आपका ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल रहे। इसका मतलब हो गया कि अगर बच्चों को पहले का कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, पहले मैंने लास्ट ईयर की अगर आप वीडियो देखोगे 20 मिनट के अंदर ही, शायद से 20-22 मिनट के अंदर ही मैंने दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे आपको, प्रिंसिपल्स भी एंड टेक्निक्स भी। तो इस बार क्या हो गया कि आपको प्रॉपर देख रहे हो आप, नोट्स के तरीके से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके दिया जा रहा है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करने से आपको थोड़ा सा नोट्स रीड करके दे रहा हूँ, तो इससे आपको नोट्स अब इसके बाद नोट्स प्रेफर करने में काफ़ी एडवांटेज आपको मिलेगा। लास्ट आपका है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। मतलब ऐसा नहीं कि आप टास्क मतलब लोगों को कैसे भी दे दो, कैसे भी दे दो मतलब क्या है, आपको प्रॉपर पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई एक दिन में 100 यूनिट, पहले आप देखो तो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन पॉसिबल है क्या? तो आपने ऑब्जर्व किया जब कंपनी में तो कुछ ऐसे वर्कर थे जो 70 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, कुछ 80 का, कुछ 90, कुछ 100, कुछ 110, कुछ 120, 115, 125। तब आपने क्या किया, एक 100 यूनिट्स का एक स्टैंडर्ड सेटअप आपने किया। क्या किया? एक स्टैंडर्ड आपने सेटअप किया। क्लियर है कि नहीं है? तो स्टैंडर्ड आप कैसे भी नहीं सेटअप कर सकते हो भाई, साइंटिफिक वे होना चाहिए आपका। क्लियर है? जैसे आप डिसाइड करते हो कि एक दिन में कितना चैप्टर होना चाहिए या फिर एक चैप्टर करने के लिए कितने दिन होने चाहिए, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि एक दिन में एक चैप्टर होना चाहिए। काफ़ी बच्चे ऐसे भाई एक दिन में तो उनको इंट्रोडक्शन पार्ट समझने में प्लस 1-2 प्रैक्टिकल में लग जाता है, तो आगे और भी कॉन्सेप्ट तो करना है। तो मतलब आपको प्रॉपर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एवरेज बच्चे कितने दिन में एक चैप्टर आपका कवर कर रहे हैं। क्लियर? तो सेम यही बोला गया है, बाय यूजिंग दिस टेक्निक एम्प्लॉय विल कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड आपको दिया जाएगा गिवन बाय मैनेजमेंट कैन कीप प्रॉपर कंट्रोल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स। लास्ट इसमें पॉइंट है आपका, एक छोटी सी लाइन आपकी बच रही है, साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी। क्लियर है? बिल्कुल। इसके बाद आपका आएगा अगला क्वेश्चन, मतलब लास्ट है आई थिंक, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन आपका बचेगा यूनिट 1 के पार्ट 2 का। क्लियर है? यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज के वीडियो में काफ़ी डिटेल में गया हो, फिर भी किसी बच्चों को कोई भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे जल्दी से मेंशन कर दो, उसका रिप्लाई मिलेगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेल बातें करेंगे इस वीडियो में। क्लियर है?
अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो ताकि उनको इस चैनल से बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।